नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे साथ हैं महूगंज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल जी। आप प्रदीप पटेल जी को पिछले लंबे समय से मेरे चैनल पर देख रहे हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है अपने विधानसभा क्षेत्र में नई पीढ़ी को बचाने के लिए। प्रदीप पटेल जी का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह नशीले पदार्थों का, नशीली दवाओं का जो विक्रय हो रहा है, इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। और यही कारण है कि तमाम सारे लोग अब प्रदीप पटेल जी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले महूगंज के एडिशनल एसपी के चरणों में गिरे थे और उन्होंने कहा था कि बेशक मेरी हत्या हो जाए, लेकिन आप यहाँ का क्राइम रोक दीजिए, अपराध रोक दीजिए। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। इसी बीच में अभी एक नया जो प्रसंग हुआ है, वो हुआ है वहां देवरा गांव है जो महूगंज से 15-20 किलोमीटर दूर है। वहां महादेवन मंदिर है। महादेवन मंदिर से लगी हुई 9 एकड़ जमीन है जहां मेला भरता है। जमीन में मंदिर की तमाम सारी गतिविधियां होती हैं। विधायक जी लंबे समय से कह रहे थे कि वहां से इंक्रोचमेंट हटाया जाए। प्रशासन सहमत था लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब ऐसी स्थिति बन गई कि 3 महीने लगातार कहने के बाद भी जब प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो विधायक जी को खुद वहां पहुंचना पड़ा। ये बात गलत है कि विधायक जी जेसीबी लेके पहुंचे थे, ये मुझे भी पता चला। दरअसल जेसीबी पहले से वहां थी। विधायक जी के पहुंचने के बाद कुछ उत्साही लोगों ने जेसीबी चलाना शुरू किया था। विधायक जी चाहते थे कि पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन करे, लेकिन जिला प्रशासन अपनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले दे रहे थे। और आपने देखा इस मुहिम को लेकर 6 दिन विधायक जी को नजरबंद रखा गया। 6 दिन पहले रीवा के पुलिस लाइन के सामुदायिक केंद्र में रखा गया, फिर नई गढ़ी के गेस्ट हाउस में रखा गया। इस दौरान विधायक जी ने भी कुछ जिद की, उन्होंने दवाई नहीं ली और अपने आप को संकट में डाल दिया। बहुत सारी चीजें हैं। आज संयोग से विधायक जी भोपाल आए हैं। भोपाल में वे किस किस से मिलने वाले हैं, भोपाल में उनका क्या क्या कार्यक्रम है, और अब जो मुहिम है महादेवन मंदिर को लेकर और नशे को लेकर, और जिला प्रशासन का और विधायक जी के साथ में जो एक टकराव हुआ है, इन मुद्दों पे आज मैं विधायक जी से सीधी बात करूंगा। आज वो मेरे साथ हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, ये जो पूरा मामला है, मैं पहले उस नई पीढ़ी के बारे में आपसे समझना चाहता हूं जो आपकी चिंता का पहला कारण है कि महूगंज में जिस तरह मतलब दबाव के फॉर्मेट में नशीली पदार्थ बिक रहे हैं, और उसे लेकर आप तो एक तरह से पूरा एडिशनल एसपी के चरणों में ही गिर गए थे कि भैया आप मेरी हत्या करा दीजिए पर नशे का कारोबार रोक दीजिए। वास्तव में क्या स्थिति है? देखिए, हमारे क्षेत्र में चूंकि वो एक बॉर्डर है वहाँ, अगर वहाँ से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश से किसी को अगर बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इधर जाना है तो हमारे मऊगंज विधानसभा का हनुमना बॉर्डर से ही जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से किसी को आना है तो वहीं से आना पड़ेगा, और उस तरफ से बहुत सारा अवैध चीज़ें यहाँ आती हैं। मैंने ये डीजी को भी बुलाया है, डीजीपी को भी बोला है, सरकार को भी पत्र लिखा है, वहाँ भी कई बार मीटिंगों में बोला है, सब जगह बोला है कि भाई नशीली चीज़ों को रोकिए। हमारे यहाँ कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ 20-22 लड़के, तो आप अकाल मौत जिसको बोलते हैं, दुर्घटना हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, शरीर कंपन कर रहा, बेचैनी से बीमार हो गए, अस्पताल गए, खत्म हो गए। तो ये नशा इतना खतरनाक रूप से वहाँ हो गया कि एक एक गांव में अगर मान लीजिए 20-20, 22-22 लोग खत्म होना, तो ये नई पीढ़ी टोटल बर्बाद हो रही। और जब मैं उनके घर में परिवार से मिलता हूँ तो लोग रोते हैं, लोग चरणों में गिर जाते हैं कि कैसे भी करके विधायक जी बचाइए, परिवार को बचाइए। तो देखा नहीं जाता। और हम विधायक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का एक संकल्प लिया है, और उस संकल्प में उन तमाम तरह की कार्रवाइयाँ और एक्ट और सब चीज़ें बनाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इस पे काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुल करके बोला है कि हम इस तरह के कारोबार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए हमने भी उसमें सोचा कि जब हमारी सरकार, प्रदेश की केंद्र की सरकार इसमें लगी हुई, तो फिर हमें जुटना चाहिए। तो हम और हमारी टीम के लोगों ने प्रयास किया है, और प्रशासनिक लोगों से बार बार बोले, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग सरकार को गलत फहमी में रख करके और इस जो अवैध कारोबार से होने वाले प्रतिफल में खुद जुट गए, और यही कारण है कि टकराव की स्थिति बनी। और टकराव की स्थिति के अब ऐसा तो हम हो सकता नहीं, इस तक मुंह से अब शब्द बोले, किसी के साथ मारपीट करें। तो मेरा स्वभाव है, थोड़ा मैं निवेदन करता हूँ
फिर हाथ जोड़कर भी निवेदन करता हूँ। ज्यादा निवेदन करना हुआ तो प्रणाम भी कर लेता हूँ। किया निवेदन ही हूँ। कोई किसको किस रूप में देखता मुझे नहीं मालूम, पर चरणों में गिर करके निवेदन करना कोई हमारा स्वभाव। हमसे भी तो लोग बाग यही उम्मीद करते हैं, देखा नहीं जाता, इसलिए ये विषय आया। और हम नशे के विरोध में थे, हैं और रहेंगे। सवाल ये है कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, आपका है, आप विधायक हैं उस सरकार के, आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप विधायक हैं उस पार्टी की सरकार है, तो ये जो अधिकारी जो प्रतिपल में भागीदार बन गए हैं, क्या उनको हटाया नहीं जा सकता? क्या उनको कहा नहीं जा सकता कि सख्ती करिए आप? मैंने लिख दिया है, सरकार सबकी है। हम भी सरकार के हैं, आप भी सरकार के हैं, सब लोग सरकार के हैं। हमने सरकार को बता दिया है, हमने सरकार को चिट्ठी लिख दिया है। सारी परिस्थिति ये बताती है कि वहां कितना कितना कोरेक्स होता है। नशीली गोलियों, नशीली इंजेक्शन, नशीली शीशियों, खाली शीशियां वहां पूरे क्षेत्र में, गांव गांव, जगह जगह, दुकानों के पीछे ढेरों मिलती हैं। प्रमाण सब कुछ है, हमने बता दिया है। भरोसा यही है कि सब करेंगे, कार्रवाई करेंगे। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, विधायक जी चाहते हैं नहीं होना चाहिए, पर करा कौन रहा है? प्रशासन। उस प्रशासन को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? प्रशासन खुल करके, मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं तो खुला टकरा रहा हूं, खुला टकरा रहा हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वहां पे गलत जानकारी, भ्रमित जानकारी ऊपर भेजते हैं। जिस दिन भ्रम टूटेगा उस दिन सब कटघरे में खड़े होंगे, सब कटघरे में खड़े होंगे। भोपाल में बैठी हुई सरकार को अपने विधायक पे भरोसा करना चाहिए कि प्रशासन पे? थोड़ा आप लोग भी इस विषय पे करेंगे तो ठीक रहेगा। सब लोग, हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी बनती है। हमारी तो बनती ही है, क्योंकि मुझे जनता ने चुन करके भेजा है। जनता ने उम्मीद लगाई है कि शायद हमारे विधायक ये सब करेंगे, और जनता ने उम्मीद लगा करके एक अच्छी सरकार बनाने का काम किया, वो भी हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप लोग भी बताएंगे तो मुझे लगता है कार्रवाई होगी। कि जो देवरा गांव का महादेवन मंदिर है, उसे लेकर प्रशासन कह रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हाई कोर्ट का स्टे, फिर भी आपने बहुत जिद की और प्रशासन को मजबूरी में या मर्जी से आपको पहले 3 दिन फिर 2 दिन नजरबंद रखना पड़ा। आखिर इतनी जिद क्यों? क्या सरकार जब अपनी नहीं सुनती है तब ये एक्शन सड़क पर उतर के लेना पड़ता है? क्या आपको मजबूर किया गया इसके लिए? देखिए, ये जिद और हट का मामला नहीं है। हम आपका भ्रम तोड़ना चाहते हैं। ये जिद और हट का मामला नहीं, ये संकल्प का मामला है। और संकल्प जब होता है उसमें ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। संकल्प जो होता है उसमें समाज का निहित होता है। संकल्प जो होता है उसमें निस्वार्थ भाव होता है। जिद स्वार्थी भाव होता है, हट स्वार्थी भाव होता है, संकल्प निस्वार्थ भाव होता है। इसलिए संकल्प और जिद में पहली चीज और हट में अंतर ये है, एक बात। दूसरा, महादेवन मंदिर आज का नहीं, बहुत पुरातन, 400 साल से ज्यादा लोग बताते हैं। और कितना पुराना मुझे नहीं मालूम, पर 400 से ज्यादा लोग बताते हैं। आजादी के पहले से वहां मेला लगता है। मंदिर वहां के महाराजा ने बनवाया था, और वहां की श्रद्धा आसपास के कई गांवों में है उस शंकर भगवान के मंदिर को। उसका महादेवन मंदिर बोलते हैं, क्योंकि वहां से एक नदी भी निकलती है। तो वहां के पुजारी को राजा ने 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन, जो रोड के इस तरफ भाग में थी, वो पूरी जमीन वहां के पुजारी को दी थी। आप पूजा भी करवाएंगे, यहाँ मेला भी लगेगा, और इसी जमीन से आपके खर्च भी चलेंगे। ये जमीन दी गई थी, कागज है उसके, दस्तावेज। मगर वहां जमीन में लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू किया, और अतिक्रमण करने के साथ साथ किसी ने संरक्षण भी दिया होगा। ये मामला 15-20 साल से चल रहा। मैं जब विधायक बना 2018 में, उसके पहले मैं चेयरमैन था, कैबिनेट मंत्री का मेरे पास स्टेटस था, मैं वहां जाता था। तो मैंने बोला कि भाई इसको आप कानूनी प्रक्रिया से भी प्रयास करें। तो 2015 में 16 में आवेदन लगा, और 16 में तहसीलदार ने एक फैसला किया कि भाई ये अतिक्रमण है, इसको हटाया जाना चाहिए।
तब मकान थोड़ी संख्या कम थी। 16 के बाद मैं विधायक बना 18 में। 18 के बाद मैंने इसमें अपनी लड़ाई शुरू किया कि अतिक्रमण इसको हटाओ, आवेदन देना लोगों से शुरू किया हिंदू समाज ने। इसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में चले गए तो हाई कोर्ट ने, आपने देखा होगा 19-20 कोरोना का भयंकर काल था, फिर भी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई जो तहसीलदार हैं उसको पुणे से सुनवाई कर ले। फिर से सुनवाई हुई, तहसीलदार ने सुनवाई की। सुनवाई करने के 2021 में तहसीलदार ने फैसला दे दिया कि भाई जो अतिक्रमण था वो है अतिक्रमण और उसको पूर्णतः हटाया जाना चाहिए, और उसको हटाने के निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर सूचना देके हटा लिया जाए। उसमें उन्होंने एसडीएम के यहाँ अपील की, विपक्ष ने, एसडीएम ने भी सुनवाई की। एसडीएम ने भी 2022 में बोला कि इसको अतिक्रमण को पूर्णतः हटा दिया है, सबको बकायदे दंड दिया, इतने इतने रुपए का दंड, और नहीं होगा तो इतने दिन के अंदर जेल, सब पूरा फैसला है। इसके बाद फिर हिंदू समाज ने लिख करके देना शुरू किया। मैं विधायक था, मैंने कहा हिंदू समाज जहां जहां जो जो करेगा मैं साथ में खड़ा हूं, लड़ाई नहीं करेंगे, पहले तो प्रयास करें। अब आप बताइए 2022 का फैसला, 2022 के बाद जितने फैसले हुए उसमें अतिक्रमण हटाए गए, ये नहीं हटाए गए। 2022 के फैसले के 23 निकल गया, 22 निकल गया, 24 चल रहा है, 24 भी निकलने ही वाला है, नवंबर चल रहा है। कितना धैर्य लोग हैं। बराव में गणेश धाम है, वहां 42 मकान, 2-2 मंजिला मकान अतिक्रमण से हटा दिए गए, हिंदुओं के थे। कोई चूं से चां आवाज नहीं हुई, ना जिला हिला, ना प्रदेश हिला, ना देश हिला। ये किस तहसील में थे? ये उसी तहसील में, हमारी उसी तहसील में, उसी आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा में, उसी तहसील में। उसी तहसील में एक हाटा महादेव का मंदिर है, वहां पे अतिक्रमण हटा, वहां पे दारू की दुकान हटी, सब कुछ हटा। उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं गई, क्योंकि हिंदुओं की दुकानें, हिंदुओं के घर, प्रधानमंत्री आवास उसमें भी था, वो सब हटाए गए। कोई चूं से चां आवाज नहीं। क्या बात है, अगर मुसलमान कब्जा कर ले तो उसको राष्ट्रव्यापी बनाया जा रहा है। क्या वो हिंदुस्तान के बाकी लोग मुसलमान अलग ढंग से चलेंगे, बाकी लोग अलग से चलेंगे? या मंदिर को बचाना हमारा लक्ष्य नहीं? क्या सब लोग बोलते हैं कि प्रदीप पटेल जब से विधायक बने हैं तो बराव का मंदिर खाली करो, इसका मंदिर खाली करो। मेरा कहने का मंदिर है, क्योंकि एक जमाना रहा जब लोगों ने मंदिरों में जमीनें दान की, लोगों ने जमीनें दान करके स्कूलें खुलवाई, स्कूलों में 2-2 5 पेड़ कर जमीनें दी। आज क्या कोई जमीन दान कर सकता है? आज की स्थिति में जमीन दान करनी तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि जो हमारे पूर्वजों ने दान करके जमीनें दी, स्कूल खोले, मंदिर खोले, क्या उसको हम बचा नहीं सकते? हम वो भी नहीं करें? क्या हिंदू समाज अपनी उन पूर्वजों की दी हुई आस्था और संस्थाओं के केंद्रों को हम बचा नहीं पाएंगे? इसलिए मैंने कहा था, विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि अगर इस तरह किसी स्कूल, शिक्षा के केंद्र, किसी धर्म के केंद्र में अगर कभी अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाना चाहिए, और हटे। मगर ये हटाने में क्या दिक्कत आ गई? और इसलिए धैर्य की परीक्षा, एक बार आवेदन, 22 के बाद एक बार आवेदन, 2 बार आवेदन, तुम कोर्ट भी नहीं जा रहे हो, अपील भी नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं कर रहे हो। हमने एक बार धरना बैठा, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने धरना किया। कैसे धरना किया वो मैं आपको बता दूं। जब इनको लगा कि अब ये होगा, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने अगस्त के महीने में जो वहां की दुर्गा प्रतिमा की दीवार बनी थी, उस दीवार को पैरों से तोड़ा, जूते मार मार के तोड़ा, और उसकी वीडियो बना करके हिंदू समाज को बचाने का, भेजने का प्रयास किया कि ये है हमारी गुंडागर्दी। वहां मुस्लिम समाज की काफी बड़ी संख्या, अगल बगल गांव भी काफी है उनके। ये बात जब हिंदू समाज पर क्रोधित हुए, वो लोग क्रोध होकर के थाने में गए, थाने में आवेदन दिए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा उन लोगों की वीडियो जो बना के भेजे उसको डिलीट करवाया गया। उल्टा इन लोगों को धमकाया गया कि छोटी छोटी बात पे तुम लोग ये आवेदन करने आते हो। ये बात मुझे पर चली। मैं मंदिर गया, मैं देखा, और फिर इसके बाद मैंने वहाँ पुलिस के अधिकारियों को बोला, मैंने कहा ये चला हुआ ऐसे। पुलिस के लोगों कार्रवाई करी और उसको ऊपर मुकदमा कायम किया। फिर मुकदमा हुआ, लोगों रोड जाम कर रहे थे। मैंने बोला नहीं, रोड नहीं जाम करना, अपन मंदिर के अंदर बैठेंगे। 3 दिन मंदिर के अंदर धरना चला। शासन प्रशासन सब लोगों को पता चला और सब ने आश्वासन दिया कि बरसात का समय है, 15 दिन की प्रक्रिया है, हमें 1 महीने का समय दिया जाए। अभी भी 1 महीने का समय देने के बाद 1 महीना निकल गया,
2 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गया, ये चौथा महीना शुरू हो गया, चौथा महीना निकलने वाला है। बताइए कितनी धैर्य की परीक्षा लेंगे? 20 आवेदन, 20 बार धरना, उल्टे हमारे मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, उसकी वीडियो जारी कर दिए। क्या यही इसी के लिए उस महाराजा साहब ने दान किया था? और हमारा वो आस्था के केंद्र जहां नदी से नहा करके लोग बाग 3-3 बार वहां मेले लगते हैं और 15-15 दिन के मेले लगते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और इतनी बदतमीजी की बात उनकी ये है कि वहां पर पुलिस की चौकी बननी थी, वहां पुरानी चौकी थी, उसको बननी थी नई चौकी, 2 एकड़ उनको था, उसी जमीन से वहां पे मुसलमानों ने चौकी नहीं बनने दिया, फिर वहां से 5 किलोमीटर दूर चौकी बनी। इतनी ताकत, इतनी गुंडागर्दी। पाकिस्तान के झंडे वहां पे पाए गए जिसमें मुकदमा भी कायम है। पाकिस्तान के झंडे लगेंगे, चौकी बनेगी नहीं, सरकारी जमीन में सरकारी बिल्डिंग नहीं बनने दोगे आप, मंदिर को तोड़ोगे आप, मंदिर को छत पहुंचाओगे, हिंदू समाज का अपमान करोगे और वहां पे हड्डी और मलमूत्र वहां पे मंदिर में फेंकोगे। कितनी धैर्य की परीक्षा लोगे भाई? हम इसीलिए विधायक बनेंगे। हाँ, इसलिए मैंने तय किया, अब धैर्य टूट गया, अब तो संकल्प की बारी है। भगवान भोलेनाथ के सामने हम सब हिंदू समाज के लोगों ने संकल्प लिया है, और संकल्प लिया है कि हम अपनी जमीन को वापस लेंगे, क्योंकि तहसील ने बोला है, न्यायालय ने बोला है, एसडीएम के न्यायालय ने बोला है, सब ने बोला है, और सब कुछ हो गया है, कोर्ट ने भी बोल दिया है, सब ने बोल दिया है। अब प्रशासन बोलता है पुलिस की आएगी तो तोड़ेगी, पुलिस है नहीं इसलिए तोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने तय किया है और जनता ने तय किया है, और वो इनकी कमियों के कारण ऐसा हुआ है। वो तो जमीन हम लेके रहेंगे, और उसी के कारण हम वहां पर गए, आमरण अनशन कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आमरण अनशन एक ऐसा अनशन होता है, खासतौर से जब मंदिर मस्जिद का होता है तो तुरंत प्रशासन को पहुंचना चाहिए। आमरण अनशन की सूचना, नहीं गए। 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं गए। आमरण अनशन प्रारंभ हो गया, नहीं गए। दिन भर आमरण अनशन चला, कोई नहीं गया। रात को आमरण अनशन चला, कोई नहीं गया। दूसरे दिन आमरण अनशन चला, कोई नहीं गया। रात को आमरण अनशन चला, कोई नहीं गया। वहां पे चिता बना दी गई कि अब हम जलेंगे, आत्मदाह करेंगे, कोई नहीं गया। इससे आप सोचिए जरा, क्या ऐसा जीवन में किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रदेश में, क्या प्रशासनिक शब्द, क्या पक्ष और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सरकार को, क्या ऐसा कोई त्रुटि कर सकता है प्रशासनिक अधिकारी? मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में 35 साल हो गया राजनीति करते, मेरे राजनीतिक जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति धरना बैठता होगा, आमरण अनशन करता है, सूचना देके, तो आमरण अनशन जैसी स्थिति में, धरने की मैं बात नहीं करता, एक हड़ताल की सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं करता, मगर मैं कभी नहीं सोचता कि आमरण अनशन जैसी स्थिति में होगी तो प्रशासनिक आदमी नहीं जाएगा। इसलिए सर विधायक जी, एक जानकारी मैं चाहता हूं और दर्शकों को भी, कि जब आपको नजरबंद रखा गया उसी दौरान वो दूसरा पक्ष हाईकोर्ट गया और वहां से स्टे लेके आया है। यही तो मैं कह रहा हूं, किसकी त्रुटि है? और वो गए, उन्हें हाईकोर्ट जाने का पेशेस दिया गया आपके अनुसार? हाँ, उन्हें मौका दिया गया, उन्हें अवसर मिला? क्या जितने वहां अतिक्रमण टूटे हैं उसमें किसी को अवसर मिला क्या? किसी को मिला क्या? उस वहां पे हाटा मंदिर में क्या ऐसा हुआ? क्या वहां पे ऐसा हुआ? यहीं पे क्यों ऐसा हो रहा है? यहीं पे ऐसा क्यों हो रहा है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोगों का इसमें जो प्रशासनिक त्रुटि है ये क्लियर है। प्रशासनिक लोगों के कारण ऐसा हुआ है, और इसकी जिम्मेवारी वो ना लें या लें, है उन्हीं की जिम्मेवारी। धैर्य तभी टूटता है जब आप किसी के साथ अति करते हो। अभी क्या स्टेटस है? अभी उन्होंने एक बाउंड्री बना हटा दी है और एक बोर्ड लगा दिया कि यह शासकीय भूमि है। आप ये कह रहे हैं कि वो भूमि पुजारी की है, वहां बोर्ड लग गया है कि वो शासकीय भूमि है। देखिए, ऐसा है कि वो जो कागज है, दस्तावेज, उससे प्रमाणित हुआ है कि मेला मंदिर है, और मंदिर तो बना है, ये मेला ग्राउंड है। जो सरकारी भूमि लिखी हुई है, राजा की जो भी संपत्ति थी जिसमें कोई अधिपत्य नहीं था, वो सब सरकारी लिख दी गई थी उस जमाने में जब देश आजाद हुआ, उसको भी सरकारी लिख दी गई। मगर कैफियत में चूंकि मेला ग्राउंड, मेला था, इसलिए मेला लिखा हुआ है। मंदिर की भूमि नहीं लिखी है, मगर मेला एवं मंदिर उसमें लिखा हुआ कैफियत में, और सैकड़ों साल से मेला लग रहा है। पटवारी की रिपोर्ट है, मेला लग रहा है, उसी आधार पर अतिक्रमण माना गया है। अब ये बताइए, वहां मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं ये मेरा ईदगाह है। ईदगाह मतलब लगभग 1.5 एकड़ में उनकी बहुत ऊंची बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के अंदर वो लोग कई बार सामूहिक नमाज भी किए, कई कार्यक्रम भी किए, सब कुछ किया। हिंदू समाज ने विरोध किया कि यहाँ पे नहीं करना है, तो बाद में उन्होंने बंद किया, मगर वो उनका कब्जा बराबर बरकरार है।
उसको बोलते हैं कि ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारा कहने का मतलब अतिक्रमण है, तुम जहां भी कर लो, ये नहीं चलेगा। मैं अपने विधानसभा में नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। मैं आपको उसको गिरवा के रखूंगा। एक खटखरी वहां पे एक गांव है, वहां शंकर बोले का बहुत पुराना मंदिर है। उसके सामने एक मुसलमान ने 3 मंजिला मकान बना लिया और उसका जो सीवर लाइन है वो मंदिर की तरफ भेज दिया। मैं गया वहां देखने, तहसीलदार को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये सब क्या है। प्रकरण चला, उसको हमने हटवाया, उसको गिरवाया। मतलब जहां भी मंदिर होगा वहीं पे तुम्हारी नाली जाएगी, जहां पे मंदिर होगा वहीं से सीवर लाइन तुम अपना डालोगे, जहां मंदिर होगा वहीं पे तुम हड्डी और मांस और ये और वो और मल मूत्र वहीं डालोगे। क्या है तुम्हारा, अगर हमारे प्रति आस्था नहीं है तो कम से कम ये तो मत करो। और अगर ये करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैंने उस दिन भी बोला था, मैं वो दीवार गिराऊंगा, मैं उनका जो अवैधानिक रूप से ईदगाह गिरा उसको गिराऊंगा, हिंदू समाज गिराएगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर प्रशासन ने, लेकिन कोर्ट का स्टे के बाद कैसे गिराओगे? कहा अभी हाई कोर्ट का स्टे है ना? नहीं, वो घरों में है, वो घरों में, उसमें नहीं। वो लोगों ने व्यक्तिगत तौर से अपने घरों में लिया है। और घरों के लिए भी मैंने बोला था, घरों में बच्चे रहते हैं, माताएं बहनें रहती हैं, उनके सामान रखे, उसमें हम सामान दे सकते हैं। आपने 3 महीने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, चौथे महीने कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 10-15 दिन का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर समय बिल्कुल फिक्स बता दो। 30 तारीख मतलब 31 तारीख को फिर मैं पहुंचूंगा। मैं अभी 30 तारीख तक हूं बाहर, 31 को फिर पहुंचूंगा। मेरा कहने का मतलब है हम अन्याय किसी के साथ करेंगे नहीं, मगर अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मेरी जो जानकारी है 30 तारीख तक का टाइम प्रशासन ने इसलिए लिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 15 दिन का वो दिया है नोटिस। लेकिन इसी बीच में 22 तारीख को हाईकोर्ट से स्टे ले लिया उन्होंने। वो स्टे नहीं है, उन्होंने बोला है कि इनको हम फिर से आवेदन करने का 3 दिन, आवेदन में सुनने का 3 दिन, स्टे देने का 3 दिन, वो समय लिया है। हम उससे एग्री हैं, हम कानून से बाहर नहीं जाएंगे। हम कानून से बाहर जाते तो हम 2016 के पहले भी तो हटाने की प्रक्रिया कर सकते थे। हमें अगर कानून से बाहर जाना होता तो हिंदू समाज की आस्था तो उस समय भी दुखित हो रही थी। कब्जा बढ़ता गया, मगर हमने उंगली तब तक नहीं उठाई जब तक हमें कानूनी रूप से राहत नहीं मिल गई। लेकिन आपने ये तमाम सारा जो आपका दर्द है, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, जो वहाँ की समस्या हैं, आपने कभी मुख्यमंत्री को या संगठन में बताने की कोशिश की है? मुख्यमंत्री, हमारे संगठन, हमारी सरकार, हम सब हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग हैं। हमारी पार्टी पूरी, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार है, हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है, सनातनी परंपरा को मानने वाली सरकार है और मंदिरों के पुनरुत्थान की सरकार है। इसमें कोई चीज ना छिपा है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ना किसी समझाने की जरूरत है। प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसकी पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी के पूर्व में दे चुके। जब 1 महीना पहले का उन्होंने आश्वासन लिया था तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हो चुके हैं। ये आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश होने के बाद भी कलेक्टर ने क्यों नहीं किया, तो मुख्यमंत्री जी उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, वो तो बात की प्रक्रिया है। संगठन ने आपको बुलाया था बात करने के लिए, अभी तक बात नहीं हुई शायद। संगठन ने एक बार आपको बुलाया था भोपाल, जब आपको रिजर्वेशन नहीं मिला था, तब से लेके अभी तक कोई संवाद? संगठन में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बातचीत हो रही है। मैं विधायक के नाते जो मेरी प्रक्रिया है वो मैं कर रहा हूं, और ऐसा भी कोई नहीं कि छुपे कर रहा हूं, सबको मालूम है, सबकी प्रक्रिया है। और संगठन को भी, पार्टी को भी, सरकार को भी मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं कानूनी रूप से गलत नहीं करूंगा, और इसीलिए मैंने ये किया भी। मुझे भी मालूम है किसी के घर में जा करके अगर जाऊंगा और उसको तोड़ने का प्रयास करूंगा वो गलत है, मगर यदि मुझे मालूम है कि मैं कानूनी रूप से सही हूं तो वो उसको सोचना पड़ेगा। विधायक जी, एक और जो रीवा और बिंद में चर्चा का विषय है वो ये है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप नशे के खिलाफ कर रहे हैं, हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। आपने कहा कि हम विचारधारा, हमारी पूरी पार्टी की, सरकार की हिंदुत्व की विचारधारा है। तो क्या कारण है कि अकेले नरेंद्र प्रजापति, वो भी 5वें दिन आए, आपके साथ आपकी पार्टी खड़ी दिखाई क्यों नहीं दी? आपके उप मुख्यमंत्री जी अब पुलिस प्रशासन के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, उनकी किताब का विमोचन कर रहे हैं और आप नजरबंद हैं। आपके जिला अध्यक्ष वहां दिखाई नहीं दिए, आपके सांसद वहां दिखाई नहीं दिए। तो केवल एक संघ के जो विभाग प्रचारक हैं हरिनारायण जी, वो जरूर आपके साथ कक्ष में आके बैठे थे। देखिए, मेरी विधानसभा की समस्या है, मेरी विधानसभा की समस्या को मैं निपटा रहा हूं।
अब मैं नहीं निपटाऊं, मेरी विधानसभा की समस्या को मैं नहीं सुनूं, तो फिर पब्लिक जाएगी किसी अन्य विधायक के पास, मंत्री के पास, सरकार के पास। तो मैं सुन रहा हूं ना, मैं सुनने से मना कर तो दूं। सवाल यह है कि जिस प्रशासन को आप शिकायत कर रहे हो, जिस प्रशासन से आपकी शिकायत है, आपके ये सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रशासन के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, प्रशासन के जो मुखिया हैं, आईजी हैं, उनकी किताब का विमोचन कर रहे हैं। अब वो एक संदेश तो जाता ही है ना। अब वो जाता है तो वो उन लोग बताएंगे किस कारण से ये कर रहे हैं। मेरी किसी व्यक्ति से भी विवाद नहीं है, ना किसी उससे। आईजी की जिम्मेवारी बनती है नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की, जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं इस कारण से। बाकी वो आईजी हैं और कोई काम नहीं करेंगे ये मैं नहीं बोल रहा। मैं जो बोल रहा हूं वो उसमें उनको जिम्मेवार बता रहा हूं कि आपकी जिम्मेवारी है निवेदन, विशेष निवेदन, दंडवत निवेदन, ये निवेदन मेरा काम है। और जो महूगंज कलेक्टर हैं श्रीवास्तव जी, उन्हें लेके भी, क्योंकि उन्हें उनका जो दायित्व है उन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, ये बात है कि उनको दायित्व पूरा करना चाहिए। और जो उन्होंने मुझसे बात की और सार्वजनिक रूप से कि उनको इस बात का पछतावा है कि हमें समय से ये सब करना चाहिए, तो ठीक है, प्रशासनिक काम ज़्यादा होता है, कभी मिस हो गया, मगर उनको इस बात की ये है कि हाँ, हमसे चूक हुई। उन्होंने मुझे खुद बोला है और जब मैं दरवाज़ा बंद किया तब उन्होंने इस बात को भी मुझसे आगे बोला था कि मुझसे चूक हुई, मुझे जो काम 1 महीने में हो सकता था वो हमने नहीं किया और थोड़ी चूक हुई है। ये तो ऐसा नहीं है, चूक होने के पीछे एक होता है ना क्षम्य चूक, एक होता है अक्षम्य चूक। तो अगर उनको इस बात का एहसास है कि मुझसे चूक हुई है तो वो क्षम्य चूक है। मतलब अब आपको कलेक्टर से शिकायत नहीं है, उन्होंने स्वीकार हमें कर कभी लिया। किसी नहीं, अभी आप कह रहे थे कि वही प्रशासन अपनी प्रशासन जिम्मेदारी चूक करे। हाँ, प्रशासन की तो मत जिम्मेवारी तो अभी भी बोल रहा हूँ जिम्मेवारी। कोई जो चूक होती है तो फिलहाल किसी को हटाने की अब आपकी कोई मांग तो नहीं पहले है? भी नहीं थी, चूक के बाद भी नहीं थी। अपन तो विधायक हैं, हम तो प्रजातंत्र के तरीके से सब करते हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगा। जनता को मैंने ये नहीं बोला है कि साहब मैंने चिट्ठी लिख दी, अब मेरी जिम्मेवारी खत्म। ये मैं कभी भी इस जिम्मेवारी से भागने का काम नहीं किया हूं। करना मुझे जो पड़ा हो, पूरी ताकत के साथ खड़ा होता हूं। विधायक जी, मेरी आपकी लंबी बात हुई, आपने अपनी पूरी बात बहुत ही अच्छे तरीके से, कानून सम्मत तरीके से रखी है। फिर भी यदि कोई आपकी बात मन में रह गई हो, जो आप मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की सरकार, संगठन या अपने मतदाताओं को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। उसके बाद ही मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहता हूँ। देखिए, हमको सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जो पार्टी हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, सनातन परंपराओं को, सनातन विचारधारा को मानने वाली पार्टी है और मंदिरों के पुनरुत्थान की पार्टी मानी जाती है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, संगठन का धन्यवाद करता हूं कि उस ईदगाह को, तथाकथित ईदगाह को उन्होंने गिरवाने का निर्णय लिया और वो गिर गया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम अपने जितने भी युवा लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सनातनी परंपरा को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा को और आगे बढ़ाने के लिए आप नशे का सेवन बंद करें। और जिस नशे को आप करते हो, बचपन में जब आप बोल नहीं सकते थे, घुटनों के भर जब चलते थे, तो आपकी माँ को चिंता होती थी कि कहीं आप कोई गलत चीज खा ना लो। तो मिट्टी हो, कुछ भी हो, तो माँ आ करके अपने साड़ी से मुंह पोंछना, आंचल से मुंह पोंछना, उंगली डाल करके सब खराब चीजें निकालना कि मेरे बेटे के मुंह में गलत चीजें न चली जाएं। और धीरे 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 जब आप बड़े होते हो तो माँ निश्चित हो जाती है कि अब मेरा बेटा जानकार हो गया है, गलत चीज नहीं खाएगा। और उसी माँ को धोखा दे करके आप कुछ गलत चीज खाओगे तो उसके आंख में एक आंसू आता है जो निकाल नहीं पाती। वो दूसरों से व्यक्त करती है कि कोई मेरे बेटे को सुधार दे। इसलिए अपनी माँ को दुख देना संसार का सबसे बड़ा दुख है, देना होता है। मैं उनसे सबसे यही आग्रह करता हूँ कि जिसने आपको जीवन दिया है उसको कभी दुख मत देना। उससे एक बार पूछ लेना, क्या मैं ये खा लूं? अगर वो अनुमति दे दें। क्या मैं ये पी लूं? अगर वो अनुमति दे दें, फिर उसका आनंद लो, तो मैं मानूंगा सत्य है।
पर कोई माँ अपने बेटे को इस तरह की गलत चीज खाने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए मैं अपने जब काम करता हूँ ना, तो उसमें भी सामान्यतः लोगों से यही हाथ जोड़ता हूँ, पहले छोड़ दो, तुम्हारा सब काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे महूगंज के विधायक प्रदीप पटेल जी। आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। उनके मन में जो चीज़ें छुपी थी, अंतर मन में, जो अभी तक शायद लोग समझ नहीं पा रहे थे। ऊपर लोग ये समझ रहे हैं कि विधायक जी जिद कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जबकि आज विधायक जी ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि मैंने ना तो कभी कानून हाथ में लिया है, ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे प्रशासन को कष्ट हो। मैंने तो एक तरह से प्रणाम किया है उनके चरणों में जाकर। अपनी बात कहने के लिए विनम्रता को ओढ़ा है मैंने, लेकिन विनम्रता से कही हुई बात भी सच है। उनका कहना है कि कोई बताए तो कानून के अनुसार बड़े बड़े कानूनविद आके चर्चा करें कि हमने गलत क्या किया है। ये मैं नहीं, ये विधायक जी कह रहे हैं। और विधायक जी ने आज बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। उस पूरे महादेवन मंदिर का जो घटनाक्रम है, जिसे लेके लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, संगठन में भी कई तरह की बातें पहुंची हैं। मुझे उम्मीद है कि आज विधायक जी ने जो कुछ कहा है उसका एक एक शब्द पार्टी भी सुनेगी, सरकार भी सुनेगी, अधिकारी भी सुनेंगे। उनका अभी भी कहना है कि उनका एक भी अधिकारी से किसी प्रकार का कोई राग या कोई दुश्मनी नहीं है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। वे अधिकारी हैं, हम विधायक हैं, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करते रहें, हम अपना कर्तव्य पूरा करते रहें और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब कर्तव्य पूरा करने में आप पीछे हटते हैं तब विधायक को गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने आज भी गुस्से का कोई इजहार नहीं किया है, ये उनका दावा है। उन्होंने जो कुछ किया है विनम्रता से किया है और लोकतांत्रिक जो अधिकार मिले हैं उसके तहत अपनी बात कहने की कोशिश की है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।